नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय। आप देख रहे हैं जनता टीवी। उत्तर प्रदेश में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद नगर निकाय चुनाव की तैयारी जहां निर्वाचन आयोग ने शुरू कर दी है, तो वहीं पॉलिटिकल पार्टियों ने भी अपने सैनिकों को मजबूत करना शुरू कर दिया है। हालांकि राजनीतिक पंडितों का मानना यह भी है कि निकाय चुनाव अप्रैल में हो सकते हैं, लेकिन इस संबंध में अभी कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 28 दिसंबर 2022 को ओबीसी आयोग का गठन किया और आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जज रामावतार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में आरक्षण का डाटा इकट्ठा किया और 350 पेज की एक रिपोर्ट तैयार की। आयोग ने इस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दिया है। अब योगी सरकार यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। प्रदेश में समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस और तमाम छोटे दल भी निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। लेकिन इन चुनाव की तैयारियों ने कईयों के सिरदर्द भी बढ़ा दिए हैं, कईयों के तनाव बढ़ा दिए हैं। पार्टियों के किस पार्टी का वजूद कितना है, ये चुनाव 2024 के लिए भी एक कहीं ना कहीं एक मानस बनाने का काम करेगा। आइए देखते हैं पहले ये रिपोर्ट, फिर हम इस पर एक पूरी बहस करते हैं। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जहां निर्वाचन आयोग ने शुरू कर दी हैं, तो वहीं पॉलिटिकल पार्टियों ने भी अपने सैनिकों को मजबूत करना शुरू कर दिया है। हालांकि राजनीतिक पंडितों का मानना है कि यह भी निकाय चुनाव अप्रैल में हो सकते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 28 दिसंबर 2022 को ओबीसी आयोग का गठन किया और आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जज रामावतार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में आरक्षण का डाटा इकट्ठा किया। देखिए, नगर निकाय चुनाव को लेकर जो ओबीसी आयोग का गठन किया गया था, उसने अपने रिपोर्ट को सरकार को प्रस्तुत कर दिया है। अब सरकार जल्दी ही उच्चतम न्यायालय में जाएगी, उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगी और उच्चतम न्यायालय का जो भी दिशा निर्देश होगा अक्षरशः उसका पालन किया जाएगा। ऐसी भारतीय जनता पार्टी जो 24/7 जनता के बीच में रहती है, अंत्योदय की परिकल्पना को पूरा करती है, विकास के कार्य करती है, राष्ट्रवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाती है, वो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। और जब भी न्यायालय का जो आदेश होता है, उसके बाद चुनाव आयोग जो भी दिशा निर्देश देता है, उसके अनुपालन कराते हुए सरकार तत्पर और तैयार है चुनाव कराने के लिए। और 350 पेज की रिपोर्ट तैयार की। आयोग ने इस रिपोर्ट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। अब योगी सरकार यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी, कांग्रेस, तमाम छोटे दल भी निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। निकाय चुनाव के आरक्षण की जो सर्वे है, सवाल ये है कि जब कोई नया आंकड़ा 2011 के बाद आबादी का अभी तक नहीं है, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का कोई आंकड़ा नहीं है, तो 3 महीने में कौन सा ऐसा आंकड़ा पूरे प्रदेश में जुटा लिया गया और ओबीसी आयोग के जो अधिकारी थे उनके जूते तुड़वा दिए गए। सीएम साहब ने रिपोर्ट तो ले ली, सुना है कि आज कैबिनेट की बैठक में उसका अनुमोदन भी हो गया है, लेकिन जो पिछड़े वर्ग का भागीदारी है, माननीय नेताजी ने मंडल कमीशन की सारी सिफारिशात उत्तर प्रदेश में लागू करी। जिला पंचायत में महिलाओं को, सभी वर्ग की महिलाओं को भागीदारी मिली। यही सामाजिक न्याय है। और किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी नगर निकाय में ओबीसी आरक्षण में किसी तरह का घात, प्रहार, माननीय अखिलेश यादव जी, हम सब लोग। ये थी एक रिपोर्ट। हमारे साथ आज बहस में हिस्सा लेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है दीपक सोनकर, समाजवादी पार्टी से कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ेंगे, सुभाषपा से इजहार अली जुड़ेंगे और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमें जल्दी ही ज्वाइन करेंगे वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रमोद गोस्वामी जी। बातचीत की शुरुआत कपिल जी से करते हैं। कपिल जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक तो ये ओबीसी की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में अभी क्या है ये तो खैर किसी को नहीं पता है, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी कुछ सवाल उठा रही है। उनका कहना है कि 2011 के बाद कोई ऐसा आंकड़ा ही नहीं है कि इसके आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाए। फिर ये 3 महीने में किस तरह से रिपोर्ट तैयार हो गई? आपकी आपत्तियां क्या है और आप चाहते क्या है? कपिल जी। उपाध्याय जी, तथ्यात्मक बातें की जाएंगी। हमें लगता है कि हमारे प्रश्नों का जो उत्तर है वो हमें भारतीय जनता पार्टी या सरकार की तरफ से बैठे हमारे देंगे। मैं एक चीज ये जानना चाहता हूँ कि देखिए 2011 से पहले भी जो आंकड़े थे वो तथाकथित ही आंकड़े थे। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि जब 1935 के बाद जातीय जनगणना हुई ही नहीं, तो किस आधार पर
ये सर्वे वर्तमान समय में कराया गया ट्रिपल टी। मैं ये क्यों कह रहा हूं? यूपीए की गवर्नमेंट ने 2012 के अंदर एक सर्वे कराया जिसमें जातीय, धर्म, ने हर तरीके का आपके सामने प्रोजेक्ट किया। कपिल जी आप जारी रखिए जी। हर तरीके से जो है वो आपके सामने प्रश्न है। अब उसमें जो प्रश्नावली थी, आपको याद होगा कि हर एक घर में नगर निगम और शिक्षकों की ड्यूटी लगी हुई थी, वो जा करके उसको फिलअप किया था उन्होंने। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो रिपोर्ट यूपीए की सरकार जाने के बाद जब इन्होंने सार्वजनिक कर न करते हुए रोहिणी कमीशन को बैठाया और उसकी भी रिपोर्ट 2016 के आखिरी में मिल गई, ये दबाए बैठे हुए। जब आप जातीय जनगणना को घोषित ही नहीं करेंगे कि कौन सी जातियां कितनी हैं और किस तक अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान ना पहुंच सकी है, जिससे हर तरह का आरक्षण हो, चाहे शिक्षा के अंदर जिस तरीके से है, नौकरी के अंदर जिस तरीके से है, और ट्रिपल टी एकदम ये अलग तरीके का आरक्षण है क्योंकि ये राजनीतिक रूप से बैकवर्ड लिखा है। तो इसका जो मानक तैयार किया गया है, और देखिए रिपोर्ट इन्होंने 3 महीने के अंदर दी, 4 महीने में, ये 5वें महीने में कराएंगे, लेकिन 5 महीने तक आप मानिए ना, इस स्थानीय निकाय के चुनावों के अंदर लोकतंत्र की धज्जियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 6 वर्ष से लगा रखी है। आप 6 वर्ष से हैं, आपको मालूम था कि ट्रिपल टी आपको कराना है, जैसे आपने अभी कराया यही काम आप पहले भी करा सकते थे। और पिछड़े वर्ग आयोग का गठन का अगर जिम्मेदारी आप उठाए हैं तो आप 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जब पिछड़ा वर्ग आयोग ने उत्तर प्रदेश के प्रश्न खड़ा किया कि 27% की जगह महज 4% का आरक्षण दिया गया और तमाम हमारे जो पार्टिसिपेंट थे वो चले गए माननीय न्यायालय के शरण में और इन्होंने लाठियां भी बरसाई, तो ये कैसे माना जाए कि आप आरक्षण वालों के साथ आप सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए प्रार्थना करें? तो बात इस चीज की है कि आपने उस समय आयोग भंग कर दिया और उसके बाद से लेकर के आपने आगे आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन अभी फिलहाल हम दीपक सोनकर जी से आपने जो सवाल उठाए उसका जवाब ले लेते हैं। दीपक जी, आपने कपीश जी को सुना और उन्होंने बहुत तथ्यात्मक तरीके से अपनी बात रखी है गैर राजनीतिक एजेंडे के साथ। हालांकि उन्होंने उसमें जातीय जनगणना का जो उनकी पार्टी की मांग है उसको इसमें जोड़ दिया है। लेकिन ये जो कहा जा रहा है, एक सच्चाई तो ये भी है कि 1935 के बाद जातीय जनगणना इस तरह से कुछ हुई नहीं। तो अब ये जो 3 महीने में रिपोर्ट तैयार हुई है, यह रिपोर्ट कितनी सच्चाई के करीब है या इससे कितना ओबीसी वर्ग संतुष्ट हो सकेगा, यह एक सवाल तो रहेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश होनी है और अंतिम फैसला तो सुप्रीम कोर्ट के बाद ही आएगा। फिर भी आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी चूंकि सत्ता की पार्टी है, तो आप इस पे क्या सोचते हैं और क्या नजरिया सरकार का और पार्टी का इस रिपोर्ट को लेकर के है? दीपक जी। देखिए उपाध्याय जी, निश्चित तौर पर पार्टी का नजरिया और उत्तर प्रदेश में सरकार में रहने वाले ऐसे हमारे मंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का नजरिया और सबका नजरिया एक ही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबके विश्वास के साथ बढ़ना और सबके प्रयास के साथ बढ़ना। मगर जिस तरीके से लगातार आज हम बात करेंगे, तो जब ये 350 पन्नों की ये रिपोर्ट तैयार हुई है और मुझे लगता है कि लगातार 75 जिलों में जाकर के आयोग की पूरी टीम ने हर जगह सर्वे करके किस जातीय आंकड़ा का समीकरण क्या है, तो समीकरण को निकाल करके 350 पन्नों की रिपोर्ट को तैयार किया है। देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो हमेशा से जो बात आज जुड़ी है, वही बात शुरू रही थी कि जो मान लीजिए जो आरक्षण किया गया है वो लगातार उसी व्यवस्था के आधार पर किया गया और उसी आधार पर आरक्षण चुनाव के लिए घोषित किया गया। मगर बात अब जब जनता का सवाल क्या है और जनता की इच्छा रही कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही ना होना चाहिए और आरक्षण की कमी हो, तो ठीक है, जब कोर्ट में आया तो सरकार ने इसको लेकर ट्रिपल टेस्ट करा लिया। अब जातीय समीकरण के आधार पर के आधार पर वर्ग आयोग द्वारा 75 जिलों का सर्वे करा लिया गया, टेस्ट करा लिया गया। सभी व्यक्ति के समान पर होगी। निश्चित तौर पर मैं तो एक ही बात जोड़ूंगा पांडे जी, जहाँ जनता का हित है, जहाँ जनार्दन का हित है,
उस तरीके से ही निर्णय लेकर के सरकार ने काम किया है और हर वर्ग की चिंता करते हुए, हर वर्ग को नेतृत्व देते हुए और उसकी अंतिम पायदान पर जब खड़े की बात अगर कपिल जी भाई साहब ने करी है, तो उस अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की भी चिंता कैसे हो, उसकी चिंता के साथ बढ़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ठीक है। इजहार अली जी, आपकी पार्टी लगातार सामाजिक न्याय की बात भी करती रही है और पिछड़ों का ही प्रतिनिधित्व आपकी पार्टी करती आई है। ये जो रिपोर्ट आई है, इसको लेकर के अभी कई तरह के सवाल, कई तरह के संशय खड़े हो रहे हैं। कपिल जी को आपने सुना ही, उन्होंने बेहद ही सलीके से अपनी बात रखी है और मुझे लगता है कि उन्होंने तथ्यों के आधार पर ये कहा और कुछ वाजिब सवाल उठाए हैं। अब सवाल ये है कि आप इसे लेकर के क्या सोचते हैं? अगर इसमें चुनाव की घोषणा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हो जाती है, तो आपको लगता है कि ये जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर जो ढांचा है, हमारा सामाजिक ढांचा है, उसके साथ हम न्याय कर पाएंगे? इजहार अली जी। देखिए उपाध्याय जी, जैसे ही हाईकोर्ट का आदेश आया, वैसे ही हमारी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि बगैर ओबीसी आरक्षण के हम लोग चुनाव नहीं होने देंगे। और मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मैं बधाई दूंगा कि उस चीज को उन्होंने संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेके उन्होंने तुरंत ओबीसी आरक्षण आयोग का गठन कर दिया और भाई उसके प्रक्रिया की जो रिपोर्ट तैयार कराने के लिए पूरी टीम गठित कर दी और टीम गठित करके सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया कि जब तक हम इसकी रिपोर्ट को सर्वे नहीं करा लेंगे तब तक हम चुनाव नहीं कराएंगे। इसके लिए मैं वो बधाई की बात रखता। अब सवाल ये है कि अब रिपोर्ट आ गई, अब रिपोर्ट आने के बाद कैबिनेट में पास होकर वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होगी और हमारी अनवरत प्रक्रिया जो उपाध्याय जी, हमारी जो चुनाव प्रक्रिया है, हम लोग हमेशा, चूंकि ओबीसी आरक्षण के बगैर चुनाव नहीं कराया जाएगा, सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया था, तो कोई सवाल उठाने का कोई औचित्य नहीं था। हम लोग मुद्दे की राजनीति करते हैं, समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। असल में बैठे बैठाए इनको भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों की कमी से या जैसे भी आप समझ लीजिए, इनको मुद्दा मिल गया। अब सरकार ने जब स्पष्ट कर दिया तो मुद्दा तो इनके पास था नहीं, तो अब उस मुद्दे को लेके अब ये कह रहे हैं कि जूता चप्पल पहन के गए। अरे भाई, कोई सम्मान के साथ जूता चप्पल पहन के गया नहीं गया, हमारा मुद्दा जूता चप्पल है। अरे हमारा मुद्दा आरक्षण है भाई। हमारी जो लड़ाई है कि सामाजिक न्याय कैसे स्थापित हो, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट कैसे लागू हो। अब ये जातिवाद जनगणना की बात कर रहे हैं। देखिए, रामचरितमानस इनका कार्ड चला नहीं, अब उसमें हो गए फेल, तब ये जातिवाद जनगणना लेके आ गए। अरे सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट और जातिवाद जनगणना, हमारी पार्टी स्थापना इसी मुद्दे पे हुई है और 20 साल से उपाध्याय जी हम लोग चिल्ला रहे हैं कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करिए, जातिवाद जनगणना कराइए। भाई आपने देखा उपाध्याय जी कि हमने सावधान यात्रा निकाली, 75 जिलों में होते हुए उत्तर प्रदेश के, हमने बिहार के गांधी पटना मैदान में रैली की और वहां नीतीश सरकार को ललकारा कि भाई जातिवाद जनगणना कराइए वरना सत्ता से बेदखल होने के लिए तैयार हो जाइए। वहां की सरकार हिली। आज देखिए जातिवाद जनगणना वहां कराने के लिए सरकार राजी हो गई, करा रही है। तो अब ये चूंकि अब इनका मुद्दा बचा नहीं, अब ये बोल दिया। अब सुन लीजिए, ऐसा नहीं होता है कपिल जी, हमने आपके बीच में नहीं बोला, हमारी बात आ जाने दीजिए। आप किसी के बात सहमत नहीं है, विषय तो बता दीजिए भाई को, ड्यूटी वाली बात छोड़ हम बता रहे हैं आपको। आप जाति चला रहे हैं, आप जाति जैसा नहीं होगा। इजहार अली जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर कपिल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। बात हो रही है उपाध्याय जी, अब इनका माहौल यह है कि जाति 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 नहीं है और चुनाव नहीं बता पा रहा है, बता दीजिए। कपिल जी आप अपनी बात कहिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बंद कराइए एक मिनट, कपिल जी को सुन लेते हैं। आप किसी के पास इजहार अली जी, कपिल जी क्या पूछना चाह रहे हैं, एक बार उनकी बात सुन लेते हैं, आप ही जवाब दीजिएगा। कपिल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं देखिए माननीय मित्र से ये कह रहा हूं कि अब तो मैं इनको सत्ता का मान के चलता हूं। ये विपक्ष के व्यक्ति हैं,
भाई देखिए, मक्खन मालिक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तथ्यात्मक रूप से भाई इसमें सभी पार्टियां आ जाते हैं। आप जिसके साथ जानना चाहते हैं जाइए, हमें कोई हर्जा नहीं है। आप क्या करके ज्वाइन कीजिए, मंत्री बनिए, दोनों पुत्रों को बनाइए, जैसे निषाद पार्टी में भाजपा कर सकती है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। चर्चा पे बैठे हैं सारे लोग, पढ़े लिखे लोग। तथ्यात्मक रूप से मैं चाहता हूँ जानकारी दी। मैंने अपने छोटे भाई से आगे देंगे नहीं आगे देंगे पे वो बैठे हैं, किसी की बात सुनेंगे। एक मिनट उनको अपनी बात पूरी कर यहाँ डिस्कशन करना है। एक मिनट वो बात पूरी करना है, आपसे जवाब लूंगा मैं। अरे भाई आप इजहार अली जी, एक मिनट कपिल जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर इजहार अली जी से ही जवाब लेंगे। मैं अब हाँ बिल्कुल इजहार अली जवाब दे, दीपक सुनकर कतई ना दे कि अब मेन सरकार में इजहार भाई है, इसलिए ये जवाब देंगे। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि 1935 में जब जातीय जनगणना हुई, अरे स्थापित करने के लिए सुन तो लें इजहार भाई, सुन तो लें, अरे तो रखें। अब मेरी डिबेट में तो मैं लड़ाई झगड़ा करता भी नहीं हूँ भाई, अब मेरी डिबेट में तो मैं सबको मौका भी देता हूँ। आप सुन तो ले, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। ये नहीं कि कपिल जी आपका समय खा जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। जी अरे भाई मैं तो जो प्रश्न पे आ रहा हूँ, भाई हमारे बोल दे रहे, अरे हमारे माननीय मित्र है, हमें भी लगाते रहे, हमें भी लगाते रहे, क्या दिक्कत। मैं तो एक बात इजहार भाई से कह रहा हूँ, जब सोनकर मेरे छोटे भाई है, कमल के पुत्र है, मैं साइकिल पे हूँ, हम लोग क्या अंतर है, विचारधारा की लड़ाई। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं ये वैचारिक लड़ाई है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपने माननीय मित्र से ये जानना चाहता हूँ कि अब सोनकर साहब छोड़िए, यही सत्ता में है इजहार भाई, अब ये बता दें मुझे, जब 1935 में जातीय जनगणना हुई, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। उसके बाद जातीय जनगणना नहीं हुई, यूपीए की सरकार ने कराई, लेकिन एस्टेब्लिश नहीं हो पाई। अरे भाई सुन तो लो मेरे, भाई आपकी सोच करते थे। अरे इजहार भाई सुन तो लो, इजहार भाई सुन तो लो। कपिल जी आप एक सवाल करिए, कपिल जी आप अपनी बात कहिए, फिर इजहार भाई से जवाब लेते हैं। सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, मैं ये कह रहा हूँ 1935 में हुआ और उसके बाद 2011 में करवाया गया, रोहिणी कमीशन 2016 से वो आया हुआ है, तो हम लोग के पब्लिक डोमेन ना कैबिनेट के सामने मुखर होकर आवाज उठा रहा है, यही तो उनकी तकलीफ है। कब मैं असली मुद्दे पे आ रहा हूँ, तो यही है कि बौखलाहट में इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। अरे भाई डूब तो लीजिए हमारा, अरे भाई लाल पीले, लाल हम पहने, पीला आप बच्चे हैं, और लाल पीला मिला दीजिए तो हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी की रोड़ी। हम आपसे कमजोर नहीं है, हम मान लिया गरीब पार्टी है, छोटी पार्टी है। अरे इजहार भाई वो आपको कमजोर नहीं कह रहे भाई, वो आपको कमजोर नहीं कह रहे, उन्होंने नहीं कहा कि आप कमजोर है, वो केवल सवाल कर रहे हैं और आप सवाल का जवाब देना, मतलब सिर्फ इतना है कि वो जानना चाहते हैं आपसे। जी कपिल भाई, और संक्षेप में आप अपना सवाल करिए, फिर इजहार भाई से जवाब लेंगे इसका, फिर दीपक जी और फिर प्रमोद गोसाल। कमीशन के आयोग की जो रिपोर्ट, उसकी आख्या 2016 के हमारे मित्र बना दबा करके बैठे और आज तक आई नहीं। ये ट्रिपल टी का जो टेस्ट था, ट्रिपल टी का जो सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने ये आंकड़े कहाँ से पाए इतने? भाई आपने कोई आरएसपी दरवाजे नहीं है, शायद उपाध्याय जी के भी दरवाजे कोई इतने नहीं गया, गोस्वामी साहब पत्रकार है, इनके भी दरवाजे इतने नहीं गया कि आप कुछ जात बिरादरी के। भाई हम लोग भी तो ओबीसी और SC ST और सबके सारे लोग हमारे पार्टी में कोई नहीं पूछा, तो मैं बता दीजिए कि ये मेरा छोटा था। ठीक है कपिल भाई, अब इजहार भाई को बोलिए, मैं आपकी बात समझ गया। इजहार भाई अब आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। उनका सिर्फ सिंपल सा कहना है कि भाई कोई किसी के पास पूछने नहीं गया, तमाम सारी रिपोर्टें दबी पड़ी हैं, उनके एजेंडे लागू नहीं हुए हैं। 1935 के बाद एक बार जातीय जनगणना हुई, पर वो पटल पे नहीं आ पाई कौन कितने से। खैर ये तो एक जातिगत मुद्दा हो गया, हम नगर निकाय चुनाव की बात कर रहे हैं। आप कपिल जी को आपने सुना, अब आप उसका तथ्यात्मक तरीके से आपसे जवाब चाहते हैं, फिर दीपक सोनकर जी से मैं इसका जवाब लेता हूँ। देखिए उपाध्याय जी, सरकार होती है, उसके अधिकारी होते हैं, सिस्टम होता है। अब वो जिले में जाएंगे, अब गोपनीय रिपोर्ट है ये, तो ये कपिल जी को तो बुला के बोलेंगे नहीं कि भाई ये रिपोर्ट हमने तैयार की है ना, ये कोई सरकार के नुमाइंदे जो इनको वो जवाब देंगे। अरे भाई वो अधिकारियों को मामला, अभी रिपोर्ट आ गई, अभी खुलासा उसका होगा, आप देख लीजिएगा। अब ये जाति चिल्लाते हैं कि जातिवाद जनगणना,
हम आपसे बता रहे ना कि ये जाति है, जाति नहीं है, और चुनाव आता है तो जाति याद आ जाती है। अरे भाई, आपकी सरकार थी, आपने प्रमोशन में आरक्षण खत्म आपकी सरकार ने किया, जातिवाद जनगणना आपने नहीं कराई, सामाजिक न्याय के लिए हम लोग 20 साल से लड़ रहे हैं, कहा आपने स्थापित उसको किया। मैं तो भारतीय जनता पार्टी मैं तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल है, कपिल जी आपको समझ, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय बैठे, मैं इनसे सवाल करूंगा कि देखिए, अगर पिछड़े समाज के लोगों ने आप पे भरोसा जताया है, तो ये जो रिपोर्ट आई है उपाध्याय जी, इसमें जो हमारा सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट है, जिसमें 7% पिछड़ा, 9% पिछड़ा, 11% सर्वाधिक पिछड़ा, इसका भी परीक्षण करा के इसमें लागू करा दीजिए। क्योंकि देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार हो या बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, इन्होंने तो किया नहीं। दीपक जी आपने दोनों वक्ताओं को सुना और आप भी इसमें कुछ कहना चाह रहे थे। मैं चाहता हूं कि आप इसका सिलसिलेवार जवाब दें। दीपक जी देखिए, आदरणीय कपिल जी भाई साहब बड़े भाई हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ और विद्वान प्रवक्ता है, बड़े तथ्यात्मक बात रखते हैं, और मैं उसी तथ्यात्मक बातों का ही जवाब कपिल जी भाई साहब को देना चाहता हूँ। कपिल जी भाई साहब कह रहे थे कि जो सोनकर साहब हैं इजहार भाई हैं, मगर जब तक इजहार भाई कपिल जी भाई साहब के साथ थे तो बहुत अच्छे थे, एकदम कहीं कोई समस्या नहीं थी। और जब से अब इन दोनों में दूरियां हुई है, मेरी बात पूरी तो हो जाने दीजिए भाई साहब, मैं वहीं पर आऊंगा जहां आपने पूछा, मैं वहीं पर आ रहा हूं। दूसरी बात, जिस तरीके से अगर इस रिपोर्ट की बात, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस पूरे आयोग का गठन किया गया, पूरी टीम का गठन किया गया, और निश्चित तौर पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं मैं कि पूरे जगह सर्वे करने के बाद जातीय समीकरण के अनुसार भी जो तो उस मांग में था और जो रिपोर्ट के आधार पर किया गया है, अब रिपोर्ट आई है, 350 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की गई है और उस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा, अब सबके सामने आएगी। मुझे लगता है का इंतजार करना चाहिए, और क्या उस रिपोर्ट में लेकर के जनता के हित के लिए और पिछड़े वर्ग के हित के लिए। दूसरी बात महत्वपूर्ण बात यह है कि आज अगर कपिल भाई साहब पिछड़ों की हित की बात कर रहे हैं और जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, मैं एक बात चाहता हूं, आपको भी उत्तर प्रदेश की जनता ने मौका दिया था, आपको भी किसी का मौका दिया था, तब आपने वर्ग की कितनी चिंता करने का काम किया था, उसका एक जवाब अगर एक लाइन का जवाब आपको मैंने दिया। आप जातीय जनगणना की बात 2021 के संविधान संशोधन के बाद राज्य को अधिकार मिला है, और उसके बावजूद भी आपने सत्ता में बार जिसको संवैधानिक किसका हल है, तूने उस जनता की चिंता किया, आपने किसका काम चिंता किया? आपने केवल एक जाति की चिंता करी, एक जाति के हित के लिए काम किया, एक धर्म के लिए काम किया। और दूसरी बात जो हमारे भाई ने कहा, इजहार भाई, निश्चित तौर पर इजहार भाई, मैं आपकी जिस तरीके से लगातार ये पूरा रिपोर्ट तैयार किया गया है और उसके आधार पर ये दिया जाएगा, और जनता के, जनता जनार्दन के और पिछड़े वर्ग के हित के, और मैंने वही कह रहा हूँ, जो पार्टी का अपना सरकार का कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के साथ बढ़ने के साथ, मगर एक बात और समझना पड़ेगा उपाध्याय जी कि हमेशा से जो विकास की आज विकास पाटन पर खड़ा होने का काम किया है, जो उत्तर प्रदेश का छवि बदली है, उसको हमेशा से जाति के पक्ष पर मोड़ा जाता है, जाति के साथ मोड़ा जाता है। बाबा साहब संविधान को और बाबा साहब सम्मान को अपमान करने का काम कौन करता है? ऐसे आस्था हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी भी जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि प्रमोद गोस्वामी जी ने तीनों को सुन लिया। प्रमोद गोस्वामी जी इसका तथ्यात्मक जवाब देंगे। प्रमोद जी, एक तो ये कि रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला है, तो जब सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी उसके बाद ये रिपोर्ट अपने आप ही सार्वजनिक हो जाएगी। लेकिन बहस ने तो जन्म ले लिया है। एक तो इसके साथ जातीय जनगणना जुड़ गई है, दूसरा सामाजिक न्याय की बातें और जातिगत जो बातें हैं एक बार फिर मुखर होने लगी हैं, और तीसरा इसने तमाम प्रत्याशियों के पिछली बार घोषित हुआ था, जाहिर है अब वो तो पूरा चेंज हो जाएगा, चाहे वो पार्षदों को लेकर के हो और चाहे वो पालिका अध्यक्ष या मेयर को लेकर के हो। सारा आरक्षण जो था वो अब सब चेंज होने वाला है, तो लिहाजा सभी की धड़कनें भी बढ़ी हुई होंगी। अब इसमें एक राजनीतिक तौर पर, राजनीतिक पत्रकार के तौर पर आप पॉलिटिकल विश्लेषण करते रहे हैं, आप इसको किस रूप में देखते हैं? ये जो रिपोर्ट आई है, क्या ये सटीक होगी?
इसकी जो रिपोर्ट लागू होगी, यदि लागू होती है तो वो किस हद तक सही होगी, और क्या ये जो बार बार सवाल उठता है, कपिल जी भी बार बार कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट के लागू होने के बाद में क्या जो हम सामाजिक न्याय की बातें करते हैं उस तक पहुंच सकेंगे? प्रमोद जी। उपाध्याय जी, देखिए, ये एक आरक्षण मुद्दा, और ये जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये सारे राजनीतिक दल, वो चाहे सामाजिक न्याय की बात हो, दलितों की बात हो, पिछड़ों की बात हो, या किसी को, ये अब पूरी तरीके से मेरी नज़र में ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। ये न सामाजिक न्याय रह गया है, न आरक्षण का कोई मतलब रह गया है। ये सिर्फ राजनीति हो रही है उस पर। सारे मैं किसी एक दल को नहीं कह सकते, क्योंकि अब देश की जो राजनीति है या देश का जो वातावरण है, जो सत्ता को प्राप्त करने की ललक है, वो सारे राजनीतिक दलों में, वो कहीं जातिगत जनगणना के आधार पर, कहीं सामाजिक न्याय के आधार पर। मैं खाली एक बात, मतलब पिछले लगभग 3 दशक को ले लीजिए। 3 दशक से मायावती जी भी सामाजिक न्याय की बात करती रही हैं, दलितों के उत्पीड़न की और पिछड़ों की बात करती रही हैं। वो भी कई बार मुख्यमंत्री रही। कितने स्टेप्स हुए और कितना फर्क आया। समाजवादी पार्टी भी सत्ता में रही और पिछड़ों की बात करती रही। उसने थोड़ा बहुत कहीं कोशिश भी की। भारतीय जनता पार्टी को ले लीजिए, तो हर जगह अब राजनीति, ये भी जो मुद्दा आपके सामने आज जिस पर हम आप बहस कर रहे हैं, इस पर ईमानदारी से कोई भी दल विचार नहीं करना चाहता है। कड़वा सच तो ये है, सब राजनीतिक रोटियां अपने अपने हिसाब से सेकने का एक उपक्रम करते रहते हैं। लेकिन जहां आरक्षण है, कितना अपलिफ्टमेंट हुआ, अच्छा, और जिनको मिल रहा है ये किसी ने आज तक आवाज नहीं उठाई कि हम ये इस पे आएंगे, लेकिन हम खाली जिस मुद्दे को लेके मैं मूल बेस पर इस बात को कहने की बात रखना हूं या रखना चाहता हूं जी कि जो जिनको आरक्षण मिल गया या जो इस योग्य हो गए कि अब वो समाज के बराबरी के स्तर पर आ गए हैं, किस राजनीतिक दल ने ये बात उठाई कि अब उस पर उसका, या उस सरकार में तीनों जो यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे भाजपा हो, सपा हो, या और दलों के लोगों, छोटे दल हो, बड़े दल हो, किस राजनीतिक दल ने ये आवाज उठाई कि अब इसमें से सरकार को ये चाहिए, या मैं ये करना चाहता हूं कि जो आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, अब उनको आरक्षण नहीं, उनको सामान्य श्रेणी में लाया जाएगा। उस पर कोई नहीं बोले। क्यों? अब ये कि तो उससे उनके किसी भी राजनीतिक दल में हिम्मत नहीं है, किसी भी राजनीतिक दल में, इंक्लूडिंग बीजेपी, सपा, सुभाषपा या कांग्रेस या किसी भी राजनीतिक दल में, ये हिम्मत नहीं है कि इस तरह की बात वो करे। क्योंकि जैसे ये बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी, तो आपने देखा ही है, मोहन भागवत जी ने बिहार के चुनाव के टाइम में केवल आरक्षण पर समीक्षा करने की बात कही थी और वो लोग बुरी तरह से हार गए थे। तो ये बात तो मुझे नहीं लगता कि हो सकेगी। प्रमोद जी बैकफुट पे आ गए। हाँ जी। तो ये बात है। तो ये पूरी तरीके से अब सामाजिक न्याय, आरक्षण, ये सिर्फ सत्ता को प्राप्त करने का एक हथियार मात्र है। बाकी न किसी को सामाजिक न्याय से लेना देना है, न आरक्षण से लेना देना। लेकिन चूंकि जातिगत जो समीकरण है उनको साधना है, ये उसकी लड़ाई है। ये बात सही है। जो आयोग ने 350 पन्ने की रिपोर्ट दी है, मैं उस पर आ जाऊं, उस पर उसने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, जहां तक मेरी जानकारी है, कि 1995 के बाद जो निकाय चुनाव हुए हैं, उसके बाद के आधार पर मैंने एक रिपोर्ट तैयार की है। और उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि लगभग 15 जिलों में, जिसमें इटावा भी है, मैनपुरी भी है, बनारस भी है, गोरखपुर भी है, लखनऊ भी है, ऐसे 15 जिले हैं कि जहां पर ये आरक्षण की व्यवस्था थी उसमें गड़बड़ियां पाई गई हैं। उसको भी उन्होंने इंगित किया है, उनको दुरुस्त होगा। जो इन्होंने ये बात कही है कि ये भी स्पष्ट कर दिया कि 95 के बाद हमने उसको आधार लेके अपने आयोग ने रिपोर्ट तैयार की है। ठीक है, अब समय लगेगा। अब ये चीज आई है और इसका अंतिम फैसला तो सर्वोच्च न्यायालय करेगा। जब ये रिपोर्ट वहां देंगे, वहां तर्क होंगे और उसके आधार पर जो निर्णय देगा वही चुनाव होंगे। लेकिन राजनीतिक
जी प्रमोद जी। जी जी ठीक है कपिल जी एक बात बहुत महत्वपूर्ण प्रमोद जी ने कहा, और ये आपसे भी मैं जानना चाहता हूँ कि तमाम राजनीतिक दल है वो, अगर हम गैर राजनीतिक उत्तर की बात करें तो हम लोग इस पर, ऐसा नहीं लगता कि पिछले 2 दशक से हम जातियों की बात बहुत ज्यादा करने लगे हैं? हमें ये वर्ग भेद मिटाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीतिक लाभ के लिए हम सभी सारे ही राजनीतिक दल, और उसमें पत्रकार भी कहीं ना कहीं दोषी है, क्योंकि हम सब भी उसी सिस्टम का एक हिस्सा है। तो आपको नहीं लगता कि ये सब जो व्यवस्थाएं हैं इसमें कहीं कोई ऐसी बात हो, कहीं कोई ऐसी गूंज सुनाई दे जिससे ये लगे कि समरसता पूर्ण समाज हो, ये धर्म भेद, मजहब भेद, जातिगत भेद ये न हो, एक ऐसा समाज बने? हालांकि ये बड़ा मुश्किल सा काम है, लेकिन ये कैसे संभव है? क्या ये संभव है कपिल जी? अगर केवल आदर्श में स्थापित है तो मेरे पास एक लाइन, संविधान में एक संशोधन कर दिया जाए तो टाइटल हटा करके भारतीय। जी वो बहुत आसान रास्ता है, और कोई सरकार अगर करना चाहे तो हिम्मत करे वो करना, लेकिन नहीं वो किसी की हिम्मत नहीं है कपिल जी। ये तो देखिए हम अगर वैसे बात करें तो किसी भी राजनीतिक दल की हिम्मत नहीं है ये, क्योंकि सबको अपनी राजनीति तो सभी को करनी ही है, राजनीतिक दल बने ही इसीलिए हैं। खैर बहरहाल बात इस रिपोर्ट की हो रही थी कपिल जी, और ये रिपोर्ट को लेकर के जैसे अभी प्रमोद जी ने कहा कि 1995 के बाद के उन्होंने आधार पे इस रिपोर्ट को तैयार किया है, तो और आपका जो एक सवाल था कि 1935 के बाद की जो जनगणना है उसके बाद जातिगत आधार पे कभी हुई नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो सामंजस्य बैठाना ही होगा ना कपिल जी, दिक्कतें कहाँ है? सामंजस्य बैठाने का एक तरीका है, जब हमने कई 100 करोड़ रुपए खर्चा करके और एक जातीय जनगणना से लेके धार्मिक जनगणना से लेके आर्थिक जनगणना तक करा ली है ना, इससे तो इनकार कोई नहीं करेगा। ये देश के टैक्सेशन का पैसा केवल सरकार किसी पार्टी की नहीं होती है, देश की सरकार होती है। ये बात अलग है कि हम लोग जब राजनीति में बात कहते हैं तो जिस पार्टी की उसमें सत्ता होती है हम लोग कहते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सभी के, लेकिन मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि जब वो करा ली गई, आपने रोहिणी कमीशन का गठन भी कर दिया, उसके बाद उसकी आज्ञा आ गई, फिर आपको दबाने की क्या जरूरत? आप अगर उसको सामने लेकर के पटल पर आ जाते तो उस आधार पे ये पता चल जाता कि भाई ओबीसी में जितने भी, दलित में जितने भी, सवर्ण में जितने लेकिन वो भी, सुप्रीम कोर्ट में पेश करने से पहले पटल पे कैसे रख सकते हैं कपिल जी? अब चूंकि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही रिपोर्ट तैयार हुई है, तो ये पटल पे कैसे रख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में पेश करने से पहले? हालांकि वो जब सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे तो आ ही जाएगी सबके सामने। नहीं, वो हम नहीं कह रहे, मैं इस रिपोर्ट की बात ही नहीं कह रहा। ये रिपोर्ट उनकी चाहे जो कुछ भी हो, आधार उन्होंने जो भी हो, हमने अपने छोटे भाई की एक लाइन बस वही समझी है, और वही हम भी यही कह पाते हैं। देखिए हमने इजहार भाई को भी इंडिकेट किया। देखिए हकीकत क्या है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको 3 महीने का समय दिया तो सुप्रीम कोर्ट फंस जाने के 3 महीने में इतनी बड़ी जांच कैसे हो सकती है जब जातीय जनगणना सामने नहीं है? तो खैर वो उनका मुद्दा है, वो अपना देख लेंगे कि इन्होंने किस स्तर पे किया है। हम लोग को तो चुनाव से मतलब है, और सक्षम रूप से लोगों को आरक्षण मिल जाए चक्रानुक्रम में, किसी को कोई आपत्ति न हो, कोई याचिकाकर्ता कोर्ट के अंदर जाके इसको डिलेट ना कराए, क्योंकि सत्ता चले ये बड़ी चीज है, शासन चले जनप्रतिनिधियों का। मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर नहीं मैंने रोहिणी कमीशन की ये रिपोर्ट के लगाई है। मैं इस सरकार को ये कह रहा हूँ कि जब आप भारत के अंदर, भारत जो है पंचनिरपेक्ष और धर्म सापेक्ष है, धर्म सापेक्ष इसलिए कह रहे हैं कि हमारे देश में विभिन्न धर्म है जिसको आप और हम मानते हैं और उसको एक्सरसाइज करते हैं। पंचनिरपेक्षता का मतलब ये होता है कि हम, हमारी सरकारें किसी भी धर्म विशेष का पालन पोषण नहीं करेंगी, सब पे एक जैसा नजर रखेंगी, किसी की विशेष, किसी का विशेष नहीं करेंगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कम से कम जातीय गणना अगर सामने उपाध्याय जी आ जा रही है तो ये सारे जो चीजें हैं उसमें कोई भी आदमी टीका टिप्पणी नहीं कर पाएगा। अगर मान लीजिए कि अगर 8 या 9 जातियां ओबीसी में आगे बढ़ चुकी हैं और बाकी अभी वहां तक नहीं पहुंची है, तो उन्हीं के लिए ना ये ट्रिपल है। और क्रिमिनल कंसेप्ट क्या ओबीसी में नहीं है, और
संविधान। अब ये बड़ा मसला है, ये इस पर मुझे नहीं लगता कि इस डिबेट में कोई जवाब देने के लिए अधिकृत होगा पार्टी से। और दूसरा, भाजपा में तो ये केंद्रीय स्तर पर फैसला होगा, उसके बाद ही इस पर कुछ बातें हो सकेगी। बहरहाल दीपक जी, इन चुनाव को लेकर के जो चुनाव विलंब से होने जा रहे हैं, एक सवाल कपीश जी ने उठाया था कि 3 महीने विलंब हो चुका है और अभी कितना विलंब होगा कहना मुश्किल है। लेकिन आपको क्या लगता है कि पार्टी के अंदर जो चर्चाएं हैं उससे क्या आपको लगता है कि अप्रैल में चुनाव हो सकते हैं दीपक जी? और अगर चुनाव होते हैं तो क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उनसे निपटेगी? और ये जो आरक्षण की जो नई सूची आएगी उसके बाद किस तरह की दिक्कतें दलगत राजनीति में आ सकती हैं? यही सवाल फिर इजहार भाई से भी करेंगे और कपीश जी से भी इसका जवाब। जी दीपक जी। अब देखिए उपाध्याय जी, निश्चित तौर पर हमको चुनाव हमेशा से, जब शुरू में इस बात की बात हुई तो जहां किसी की, देखिए जब भी आरक्षण आता है और आरक्षण में किसी को भी कोई आपत्ति होती तो वो आपत्ति तकता है और आपत्ति के पास उसका समाधान निकाल करके जहां भी कोई समस्या होती है उसको रखने का काम करता है। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर के चर्चा में विषय आए, जनता के सवाल आए, उसको लेकर के कोर्ट में विषय गया, कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में विषय गया और लगातार उसमें, और उसी के आधार पर हमने आयोग का गठन किया। आयोग गठन करके कोर्ट के आधार पर रिपोर्ट तैयार करके अब कोर्ट को पेश कर दिए। हम तो हमेशा से चुनाव के लिए तैयार हैं और निश्चित तौर पर जब ये कोर्ट में हम लोग रिपोर्ट पेश करेंगे और रिपोर्ट पेश करने के बाद निश्चित तौर पर जब भी कोर्ट का जो आदेश होगा उसके आधार पर चुनाव की तिथि तय कर दी जाएगी। और रही बात तैयारी की, देखिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार 365 दिन और 12 महीना जनता के बीच में, जनता के हित के लिए, और यहाँ तक कि सरकार के मंत्री और राज्य मंत्री तक लगातार कैसे जनता की योजनाएं जनता को पहुंच रही है, बात की चिंता लगातार करता है। और भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रक्चर, और मैं तो कहता हूं जो चुनाव है, इस चुनाव को एक लोकतंत्र के महोत्सव के रूप में मनाते हैं और महोत्सव के साथ हम जुड़ते हैं। मुंगेरी लाल की तरह चुनाव जब आते तो उठ करके नहीं आते, लगातार जनता के बीच में रह करके काम करते हैं। और नगर निकाय और नगर पालिका का चुनाव अगर आप देखेंगे तो पिछले बार का रिपोर्ट कार्ड उठा करके जरूर देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से 2012 में भी सर्च करने का काम किया, 2017 में, तो जिस तरीके से लगातार। बिल्कुल ठीक है। इजहार भाई आपसे एक सवाल है। सवाल ये है कि अब जैसे कपीश जी ने कहा कि अभी आपका ये समझ में नहीं आ रहा किसके साथ, हालांकि वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि आप सत्ता पक्ष के साथ में हैं। आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी आपकी पार्टी का स्टेटस क्या है? दूसरा, क्या ये जो चुनाव आने जा रहे हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव, इसमें आपकी पार्टी किसी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी या अलग चुनाव लड़ेगी? क्या स्टेटस रहने वाला है? ये एक सवाल आपसे है इजहार भाई। देखिए उपाध्याय जी, पहली बात तो मैं कपीश जी के सवाल का जवाब देता हूं कि हम सुहेल जो भारतीय समाज पार्टी 25 करोड़ प्रदेशवासियों के साथ में है। दूसरी बात हंसी मुझे ये आ रही है कपीश जी पर कि जो पिछड़े दलित शोषित नहीं, जो इनका सवाल है, जो पिछड़े दलित शोषित वंचित समाज को पर जुल्म करने वाले, उनका आरक्षण लूट के खाने वाले और अपनी सारी मलाई एक अपनी जात विशेष को देने वाले लोग आज सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। अरे आप परेशान न हो कपीश जी, आपकी बेरोजगारी हम लोग दूर नहीं होने देंगे, आप बेरोजगार ही रहेंगे, चिंता न करिए। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय से मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर पिछड़े ने आपके ऊपर विश्वास जताया है तो देखिए सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो रद्दी की टोकरी में पड़ी है, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी के कार्यकाल में बनवाई गई थी पूर्व जज राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चाहिए उसको लागू कर दे और सामाजिक न्याय सभी को मिल जाए ताकि इनकी बोलती बंद हो जाए। देखिए भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाने वाले आज जातिवाद जनगणना की बात कर रहे हैं। मुझे तो अफसोस इस बात का है, ये इन्होंने भगवान परशुराम की मूर्ति की स्थापना करके ब्राह्मण समाज के वोटों को लूटना चाहा, लेकिन ब्राह्मण समाज बहुत बुद्धिजीवी है कि भारतीय जनता पार्टी से मेरा सवाल ये है तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो रद्दी की टोकरी में पड़ी है उसको लागू करा दी। और जो 2013 का जो माननीय मुख्यमंत्री जो अखिलेश यादव जी थे,
उनके कार्यकाल में SC ST हर राजभर जाति को SC ST में शामिल करने के लिए जो हाईकोर्ट का आदेश है, तो इन्होंने किया नहीं, तो उसको लागू कराने के लिए हमारे नेता प्रयासरत हैं। और देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में जिसे माननीय अखिलेश यादव जी ने भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाई लखनऊ में, इन्होंने ब्राह्मण समाज को ठगने का काम किया, उनको वोट लेने का प्रयास किया, लेकिन ब्राह्मण समाज बहुत बुद्धिजीवी है, उन्होंने इनको फिर वापसी वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया। और अब जब ये देखा कि वोट मिला नहीं, तब ये जो है जातिवाद जनगणना पे आ गए। अरे जातिवाद जनगणना हम 20 साल से हम लोग, आप देखिए, आपके साथ अगर 1 साल पहले मैं आपके चैनल पे होऊंगा तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट और जातिवाद जनगणना की बात हमने की। हम लोग आज 20 साल से चिल्ला रहे हैं, अरे अगर आपको जातिवाद जनगणना करानी है तो आप आइए, हमारे साथ मुद्दा उठाइए, सरकार से सवाल करिए, जातिवाद जनगणना कराने के लिए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए, फ्री शिक्षा के लिए, फ्री बिजली के लिए। अब बात करते नहीं है। अब जब ये देख रहे हैं कि अब हम बैकफुट पे जा रहे हैं तो अब जातिवाद जनगणना लेके आ गए। अरे देखिए कपीश जी, ये जनता है, सब जानती है, ये सब जानती है। और मैं तो चाहूंगा, रात में आप सपना देख लेते हैं 20 साल 30 साल पुराना। चलिए ठीक है इजहार भाई, मैं आपकी जो कला है उससे हमको नहीं मिलती। इजहार भाई ठीक है, प्रमोद आप सपना देखते हैं, प्रमोद इजहार भाई बहुत हो गया। प्रमोद भाई, अभी जैसे इजहार भाई लगातार कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, एक इन्होंने और सवाल उठाया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में राजभर समाज को SC ST में शामिल करने की बात हुई थी, हाईकोर्ट का आदेश था। तो ये जो दो मुद्दे हैं, ये हालांकि ये इस तरह के अनसुलझे मुद्दे हैं कि इन पर लंबे समय तक बहस चलेगी, इससे क्या निर्णय होगा ये तो अभी कोई नहीं बता सकता। लेकिन ये सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट में विलंब करने का वजह क्या हो सकती है, आप क्या सोचते हैं? नहीं उपाध्याय जी, मैंने आपसे जो पहले का वही स्थिति है उपाध्याय जी, कि सारे सत्ता के समीकरणों को साधने के लिए जो जातिगत समीकरण है, अब जैसे अभी इजहार साहब ने एक बात कही कि परशुराम जी की समाजवादी पार्टी ने मूर्ति लगवाई और जब नहीं हुआ तो फिर उस मुद्दे को छोड़ दिया, यहाँ आ गए। ये सभी राजनीतिक दलों के साथ है, मतलब सारे राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से दल बदलते रहते हैं, मुद्दे बदलते रहते हैं, सामाजिक और आरक्षण के मुद्दों को उठाते रहते हैं, घटाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। तो ये अब सत्यता ये है, मैं यही बात कह रहा हूँ, बाकी तो ये राजनीतिक लोग हैं, अपने दल से बात करेंगे। एक एज ए जर्नलिस्ट मेरा ये कि ये सारे लोगों को एक सामाजिक न्याय क्या है, समाज में सभी लोगों के न्याय की तो बात सामाजिक न्याय है, लेकिन उस सामाजिक न्याय पे वो खाली राजभर पे आके टिक जाएंगे, वो आके पिछड़ों में यादवों पे या कुर्मियों पे टिक जाएंगे, वहां आके दलितों पे वो खाली दलितों में भी मतलब कौन। बिल्कुल, बहुत सही सवाल आपने उठाया कबीर जी। चूंकि वक्त कम है, जो प्रमोद जी बात कह रहे हैं उसका जवाब आपसे चाहता हूं कि ये क्या हम सामाजिक न्याय वास्तव में है क्या? कबीर जी, बहुत संक्षेप में आपसे जवाब चाहता हूं, गैर राजनीतिक जवाब दें, ऐसी आपसे अपेक्षा है जी। राजनीतिक ही जवाब हो सकता है। सामाजिक न्याय का मतलब ही यही होता है कि अंतिम व्यक्ति के चेहरे तक मुस्कान कैसे पहुंचे। अर्थात हमारे बापू ने जो सपना देखा था कि वो पूरी धोती और ऊपर कुर्ता तभी पहनेंगे जब अंतिम व्यक्ति तक ये परिधान पहुंच जाएगा, तो क्या वो खुशहाली के पैमाने पर हम अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचा सकते हैं या नहीं पहुंचा सकते? बात इस चीज की नहीं है कि किसी विशेष जाति की बात, हम सीधे सी एक बात जानते हैं कि जिन जातियों ने शासन किया, जिन जातियों ने जो है बड़े बड़े महत्वों में काम किया है, और जब हमने आया हमारे पूर्वजों ने जिन्हें बहुत दबाया है, हजारों वर्ष तक उनको, और अस्पृश्यता से लेकर तमाम तरह के चीजों को तोड़ने के लिए तमाम आंदोलन हुए, सामाजिक आंदोलन हुए, धार्मिक आंदोलन हुए, और उसके बाद एक भारत स्वतंत्र हुआ, और स्वतंत्रता के बाद जो हमने सपना देखा है, अपना संविधान आया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और हमारे राजेंद्र बाबू और सबकी मेहनत से, तो मैं तो इस बात को कह रहा हूँ कि यही सामाजिक न्याय है कि जिन जातियों तक खुशहाली पहुंच गई है और जिन जातियों तक नहीं पहुंची है उनको सीमांकित करते हुए और उनकी सीमा बांधी जाए ताकि आरक्षण का लाभ उन्हें भी मिले और वो आगे बढ़े। ठीक है कबीर जी। दीपक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? दीपक जी आप कुछ बताना चाह रहे थे?
तौर पर देखिए सामाजिक न्याय क्या है। देखिए सामाजिक न्याय वही है ना कि सबकी चिंता करना, सबके एक की बात करना और अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को सशक्त बनाना। और 3 दशकों तक यही चलने वाली बात। अरे तो अब पूरी तो बात है लीजिए भाई साहब, मैं तो आपको रोका ही नहीं बीच में, आप इतनी जल्दी में बड़े भाई हैं आप, सुन लीजिए है ना। जी 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 दीपक जी, आप कितना पढ़ा हुआ है और मैंने कभी कहा ही नहीं, अभी तो मैंने बताया नहीं कि समाजवादी पार्टी ने क्या जाति के लिए किया है। अगर मैं बताऊंगा तो फिर कौन सुन जाएगी, फिर समय खराब होगा। पूरी बात करने दीजिए ना। जी जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए दीपक जी। 3 दशकों तक सबने अपनी अपनी जाति के आधार पर केवल जाति की नहीं अपने अगर अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को ने बनाया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। और उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति की चिंता, हर वर्ग की चिंता, जिसको नेतृत्व देने की क्षमता अगर किसी ने खड़ा करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। दीपक भाई एक कंक्लूजन नोट, कपिल जी ठीक है, इजार भाई आप बिल्कुल कंक्लूजन नोट आपसे कि सामाजिक न्याय में से आप क्या आपका आशय है और आप क्या चाहते हैं, बिल्कुल बहुत संक्षेप में अपनी बात करें, समय बहुत कम है। इजार भाई फिर इसके बाद डिबेट स्पष्टता के साथ। देखिए, हमने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जब लागू नहीं हुई तो हम मंत्रालय और सरकार छोड़ के चले गए। इससे ज्यादा हम प्रूफ और कोई नहीं दे सकते हैं। जब हमने सरकार छोड़ दी, मंत्रालय छोड़ दिया, सामाजिक न्याय समिति जो राघवेंद्र सिंह के भाजपा सरकार में बनी है, राघवेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में, जिसमें 27% आरक्षण, 7% पिछड़ा, 9% पिछड़ा, उसको आप लागू करा दीजिए। ठीक है, मुझे लगता है कि ये बहस अंतहीन है, इस बहस का कोई अंत नहीं है। ये बहस इसी तरह से चलती रहेगी, जाति जनगणना का मुद्दा इसी तरह से चलता रहेगा। निकाय चुनाव भी बस आने ही वाले हैं। बहरहाल आप सब लोग हमारे साथ जुड़े और बहुत अच्छी बहस हुई, राजनीति के साथ साथ विद्वता के साथ भी बहस हुई। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति की ये लड़ाई है, नगर निगम के चुनाव भले ही पास में हो, लेकिन ये जो सामाजिक आंदोलन की बातें हैं, सामाजिक न्याय की बातें हैं, ये लंबे समय से हमारे देश में चल रही है। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को एक तरह से शुरू किया था, उसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसको आगे बढ़ाया। तमाम सारी महान विभूतियों ने इस देश को बनाने में अपना योगदान दिया। सभी जाति धर्म के लोगों ने इस देश की आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया था और लगातार सामाजिक न्याय की, सामाजिक मुद्दों की लड़ाई चल रही है और ये लड़ाई चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने दीजिए, तब तक देखते हैं क्या होता है। आप देखते रहिए जनता टीवी, समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।